हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, चकाचक होंगे, खुश होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सामान्य मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। और जैसा कि आपको पता है, हमने पूरी रूपरेखा पहले से बना रखी थी। पूरा हम लोगों ने राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, सब डिस्कशन किया था और बढ़िया तरीके से समझा था। आज हम लोग मध्य प्रदेश का एक एक राष्ट्रीय उद्यान उठाएंगे और उसे डिटेल से पढ़ेंगे। मजा आएगा, आराम से दिल थाम के बैठ जाइए और सुनते जाइए। दिमाग में उतारते उतारते रहा, जो जो मैं वर्ड बोलूंगा वो एक एक फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जंगल, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जीवन के लिए। इसलिए यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। दो टॉपिक जो है मध्य प्रदेश के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि जनरली जो आपकी एग्जाम होती है उसके फेवरेट होते हैं। एक तो आपके राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आपका ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम हम लोग कर चुके हैं, अब ये राष्ट्रीय उद्यान वाला चैप्टर है, इसको भी अच्छे से समझिए, मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 18 पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। इसके बाद हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे और एक एक करके सबको समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में पूरा जिक्र करेंगे, पूरा चर्चा करेंगे। सुनिए, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आइए इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले लोकेशन देखिए कि भाई ये कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान आखिर है कहां पर। तो अगर कहां पर है तो ये है मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट दोनों की बाउंड्री पर है, मतलब दोनों जगहों पर आता है। ये मंडला में भी पड़ता है और बालाघाट में भी पड़ता है। अगर क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, 940 वर्ग किलोमीटर, 940 वर्ग किलोमीटर, 940 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 940 स्क्वायर किलोमीटर है ये। मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये है क्या, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान बोले तो नेशनल पार्क है भाई, नेशनल पार्क। क्या सर ये शुरुआती टाइम पे नेशनल पार्क था? नहीं, नहीं था। जब हम लोग बात करें 1889 की, 1879 की बात करें, 1879 की, 1879 की बात करें, पहले ये वन आरक्षित क्षेत्र हुआ करता था। क्या होता था? फॉरेस्ट रिजर्व, मतलब ऐसे जंगल जिन्हें रिजर्व करके रखा है। अंग्रेजों के जमाने में से सुरक्षित रखा जाता था, भैया लकड़ी वकड़ी नहीं काट सकते, इसको बचा के रखना है इस तरीके से। तो 1879 में ये क्या था? फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट रिजर्व के अंतर्गत आता था, वन आरक्षित क्षेत्र हुआ। फिर ये 1897 से लेकर 1910 तक, 1910 तक ये अंग्रेजों का शिकार स्थल रहा, ब्रिटिश हंटिंग ग्राउंड, जहां पर अंग्रेज लोग शिकार करते थे। भारतीय नहीं करेंगे, अंग्रेज लोग जाएंगे शिकार विकार करेंगे, तो शिकारी क्षेत्र रहा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 1933 में, 1933 में इसे अभय वन घोषित कर दिया गया। अभय वन मतलब जहां पे भाई शिकार विकार नहीं होगा, इसे सुरक्षित रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है ये, इसे बचा के रखना है, तो एक अभय वन हमने नाम दे दिया। अभय वन जनरली क्या है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जस्ट पहले जो थे वो अभय वन कहलाते थे। ठीक है। इसके बाद देखिए 1952 आया, इसे अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया, इसे सेंचुरी बना दिया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया। और 1 जून 1955 को, 1 जून 1955, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश बनेगा 1 नवंबर 1956 में, उसके पहले ही इसे 1 जून 1955 में राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क बनाया गया। ठीक है। और 1974 में, 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल कर लिया गया। ये पूरा इसका इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। एक बार और देखेंगे, 1879 मतलब 1879 में ये क्या था? वन आरक्षित क्षेत्र था। 1897 से 1910 तक अंग्रेजों का शिकार स्थल, जहां पर अंग्रेज हंटिंग करते थे। 1933 में इसे अभय वन बनाया गया। 1952 में इसे अभ्यारण्य या सेंचुरी बना दिया गया। और 1955, 1 जून 1955 मतलब मध्य प्रदेश के बनने से पहले ही यह राष्ट्रीय उद्यान बन चुका था। और 1974 में, 1974 में, जब 1972 में वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अधिनियम पारित हुआ, उसके बाद 2 साल बाद 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट चला। उस टाइगर प्रोजेक्ट के तहत इसे भी टाइगर प्रोजेक्ट शामिल हुआ। तो मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क था जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर मतलब टाइगरों को बचाने के लिए एक स्कीम, एक प्रोजेक्ट लाया गया।
तो ये मंडला में 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य। चलिए आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में बहुत सारी चीजें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो फोटो आपको दिख रहा है ना, इसका नाम है भूर सिंह द बारासिंगा। भूर सिंह द बारासिंगा। अभी सर भूर सिंह द बारासिंगा क्या होता है बताइए। देखिए कभी भी कोई प्रोग्राम होता है तो हम लोग एक क्या करते हैं, एक थीम बनाते हैं। एक थीम बनाती है, उसका एक शुभांकर होता है, ठीक है। शुभांकर मतलब मॉस्कॉट। शुभांकर का मतलब क्या होता है, मॉस्कॉट, मतलब जिसे हम लोग प्रदर्शित कर पाए, जिसे शो कर पाए एज ए प्रतीक, एज ए सिंबल, एज ए लोगो ऑफ किसी भी प्रोग्राम, ठीक है। ऐसे ही कान्हा किसली राष्ट्रीय अभ्यारण्य का एक शुभांकर घोषित किया गया और ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व, भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिसने वर्ष 2017 में अपना शुभांकर घोषित किया, शुभांकर घोषित किया और उस शुभांकर का नाम रखा भूर सिंह द बारासिंगा। जब भी आप कान्हा किसली अभ्यारण्य घूमने जाओगे, नेशनल पार्क जब घूमने जाओगे आप लोग, तो गेट पर ही एक स्टेचू बना रखा है इस तरीके से, किसका, भूर सिंह द बारासिंगा। है भूर सिंह कौन है, भूर सिंह द बारासिंगा है हमारा राजकीय पशु, ठीक है, स्टेट एनिमल है हमारा भूर सिंह, भूर सिंह द बारासिंगा। क्यों रखा गया, इसका क्यों बनाया गया, क्योंकि कान्हा किसली अभ्यारण्य में ही सबसे ज्यादा बैटरी प्रजाति के बारासिंगा पाए जाते हैं। और उस स्टेचू का जो डिजाइन करता है उसका नाम है रोहन चक्रवर्ती। ये पीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि किसने 2017 में कान्हा किसली जो शुभांकर है उसको डिजाइनर कौन है, रोहन चक्रवर्ती, याद रखिएगा, ठीक है, रोहन चक्रवर्ती ने इसका डिजाइन किया। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिसे वर्ष 2017 में क्या मिला, शुभांकर घोषित किया, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए कुछ अंग्रेज लोग किताबें भी लिखते हैं, बढ़िया जंगलों पे किताब लिखते हैं, तो किताब के बारे में जिक्र करेंगे हम लोग। वर्ष 1963-65 की बात, 1963-1965 में प्रसिद्ध वन्यजीव विशेषज्ञ, इनका नाम है जॉर्ज स्कॉलर। क्या नाम है, जॉर्ज स्कॉलर ने वन्यजीव संरक्षण पर कार्य किया, मतलब किताबें लिख रहे हैं, जंगलों में जाकर जंगलों का रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने काम किया। इसका उल्लेख एक किताब है, जेम्स फोर्सिथ ने अपनी पुस्तक, जेम्स फोर्सिथ ने एक किताब लिखी जिसका नाम है द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया बोले तो मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया तो है, तो द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया नाम की एक किताब लिखी जेम्स फोर्सिथ ने। और उस जेम्स फोर्सिथ ने एक उल्लेख करा किसके बारे में, जॉर्ज स्कॉलर के बारे में, कि 1963 से लेकर 65 में प्रसिद्ध वन्यजीव विशेषज्ञ जो हैं जॉर्ज स्कॉलर ने वन्यजीव संरक्षण पर कार्य किया। और कार्य कहां किया, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जो जगह थी वहीं पे किया, ठीक है। कौन सी किताब में इसका जिक्र मिलेगा, द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये याद रखिए, एक किताब का देखिए पूरा, द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया किताब है और जेम्स फोर्सिथ ने लिखी हुई है, ठीक है। चलिए किताब का भी पूछा जाता है भाई, याद रखिएगा आप लोग। अब यहां पे देखिए, यहां बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या भैया, बाघों की सर्वाधिक संख्या, क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में बाघ सबसे ज्यादा, बाघ बोले तो टाइगर्स, द टाइगर्स हियर इज द हाईएस्ट नंबर। ये टाइगर जो है, भाई साहब क्या कर रहे हो आप, ये देखो कान भी मटका रहा है, ये जो टाइगर है, अरे भाई डर लग रहा है। तो यहां पर बाघों की सर्वाधिक संख्या है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मध्य प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघों की संख्या है, तो याद रखना कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस राष्ट्रीय उद्यान में दो घाटियां हैं, बहुत फेमस है, एक का नाम है होलो या हालो और एक का नाम है बंजर। तो यहां पे दो घाटियां, हालो व बंजर घाटी स्थित है। इस राष्ट्रीय, ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक स्लाइड पर जो भी फैक्ट लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि भैया कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में दो घाटियां आपको देखने को मिलेंगी, एक का नाम है हालो, एक का नाम है बंजर। ये किताब देखिए, ए डनबर वर्नाडर, ठीक है, या ब्रांडेर ने अपनी पुस्तक वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में बंजर घाटी का वर्णन किया है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बंजर घाटी का वर्णन किस किताब में देखने को मिलता है,
तो वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया, वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया किताब है, किसने लिखी है? व्रांडेर ने लिखी है। और इसमें बंजर घाटी का उल्लेख किया गया। बंजर और हॉलो घाटी जो है मध्य प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट घाटी है, और ये कहां पर देखने को मिलेंगी? ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर है? मंडला और बालाघाट में। चलिए अगले स्लाइड पे चलेंगे, और अगली स्लाइड पे हम लोग जानेंगे, बहुत बढ़िया यार। यहां पे देखिए सूरज आ रहा है, सूरज जा रहा है, सन इज राइज, सन इज सेट। ठीक है, तो भाई यहां पर एक बामनी दरार करके, देखो दरार दिख रही ना, तो यहां पर एक बामनी दरार है। बामनी दरार बोले तो एक जगह है भैया, एक प्लेस है जहां पर सूर्य पॉइंट के रूप में भी जाना जाता है। सूर्य पॉइंट, सूर्य पॉइंट मतलब यहाँ का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वहां पे आप जाओगे, देखिए जो यहाँ का सबसे ऊंचा क्षेत्र भी है, जहां बंजर व स्वर्ण नदी का प्रभावित होती, दो नदियां, एक का नाम बंजर, दूसरा स्वर्ण नदी पर प्रभावित होती, दरार टाइप की है, पहाड़ी से सूरज उगता हुआ, सूरज जाता हुआ दिखाई देता है, मतलब सनराइज और सनसेट नजर आता है, इसलिए इसे सूर्य पॉइंट, सूर्यास्त पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, और इसे बोला जाता है बामनी दरार। क्या बोला जाता है भाई? बामनी दरार। याद रखिएगा, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही आपको मिलेगी बामनी दरार, जिसे सूर्य पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यह यहाँ का सबसे ऊंचा क्षेत्र भी है, और यहाँ पर दो नदियां बहती हैं, एक का नाम है बंजर और एक का नाम है स्वर्ण। बंजर घाटी भी है और बंजर एक नदी भी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, ये देखिए बहुत बढ़िया सी जनजाति आपको प्रजाति नजर आ रही है। ये जो जनजाति है इसे बेगा जनजाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है माय डियर फ्रेंड? बेगा जनजाति। तो याद रखना आपको, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है बेगा जनजाति। यहां निवासित बेगा जनजाति को भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम जनजातियों के रूप में भी जाना जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बेगा मंगलू नामक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेगा मंगलू नामक सड़क का निर्माण भी किया गया। देखो एक सड़क जो बनी है, ये सड़क, ये जो सड़क का निर्माण किया गया, इसका नाम रखा गया है बेगा मंगलू सड़क। तो क्वेश्चन पूछा गया था एक बार पीएससी में कि बेगा मंगलू सड़क जो है, नामक सड़क है, वो कहां पर है? चार ऑप्शन दे दिए थे, तो उसमें से सही आंसर होगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सड़क बनाई गई। इसका नाम क्या है? बेगा मंगलू नामक सड़क। ठीक है, चलिए, और यहां पर बेगा जनजाति ज्यादा निवास करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखिए आप, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भूर सिंह द बारासिंगा इसका स्टेचू है, इसका शुभांकर है। क्यों है? क्योंकि यहां पर कृष्ण मृग, कृष्ण मृग मतलब काले हिरण सर्वाधिक पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में काले हिरण तथा बेडरी प्रजाति का बारासिंगा पाया जाता है। यह दुर्लभ बारासिंगा को कान्हा का गहना भी कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड? दुर्लभ बारासिंगा को कान्हा का गहना। कान्हा का गहना मतलब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का गहना कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक दुर्लभ बारासिंगा जो है, मतलब हर जगह से धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, दुर्लभ होता जा रहा है, मिलता नहीं है इजीली। पर कान्हा किसली में सर्वाधिक पाया जाता है बारासिंगा। कौन सी प्रजाति का? बेडरी प्रजाति का। और यही बेडरी प्रजाति का हमारा क्या राजकीय पशु है, और कान्हा का इसे गहना कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कान्हा का गहना किसे कहा जाता है? बारासिंगा को, बारासिंगा को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे जानेंगे कि इस राष्ट्रीय उद्यान में और क्या क्या मिलता है आपको। इस राष्ट्रीय उद्यान में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पर इस राष्ट्रीय उद्यान में आपको शेर मिलेगा, चीतल, जंगली कुत्ते, जंगली सुअर, तेंदुआ, ठीक है, नीलगाय, छुटरी, बारासिंगा, सांबर या श्याममृग, कृष्णमृग, विशालकाय, गौर पक्षी, सुंदर चिड़िया, सुंदर चिड़िया इसको बामसन कहा जाता है, ये मिलती है यहाँ पर, आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। ठीक है, आदि वन्य जीव यहाँ पर पाए जाते हैं, ये याद रखना है। मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर इतने प्रकार के यहाँ पर जानवर मिलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब यहां पर देखो विशेष प्रकार के पेड़, ये जो पेड़ नजर आ रहा है ना, आप इस जंगल में जाओगे तो ऐसे पेड़ सर्वाधिक इसी तरीके का आपको पेड़ नजर आएंगे।
ठीक है, ये पेड़ जो है ना इतने खतरनाक है, देखने में रात में डर लगता है, रात में दिन में जा रहा हूँ ये पेड़ नजर आ रहा है, पत्ते ही नहीं, ये सूख साख गए। तो ऐसे पेड़ जिनके पत्ते नहीं और टेढ़े याड़े, इनकी परछाई अलग अलग होती है, तो इनको देखकर डर लगता है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, घोस्ट ट्री कहते हैं। घोस्ट मतलब भूत, भूतानी पेड़ कहा जाता है ऐसे। देखिए, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मतलब ऐसे वन है जो पत्ते गिरा देते हैं। यहाँ सबसे लोकप्रिय वृक्ष इंडियन घोस्ट ट्री है। सबसे लोकप्रिय यहाँ पर वृक्ष मिलेगा इंडियन घोस्ट ट्री। कुल्लू या इसे कुल्लू भी पर्णपाती क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसे कुल्लू भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, कुल्लू का पेड़ है, या इसे इंडियन घोस्ट ट्री कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो इंडियन घोस्ट ट्री सर्वाधिक कहां मिलेंगे भाई, बताइएगा जल्दी, कहां मिलेंगे? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में मिलेंगे आप। यहाँ बिना शाख वाले वृक्ष है जिन्हें राजा रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए वृक्ष बहुत शानदार यहाँ पे वृक्ष देखने को मिलेंगे बिना शाख वाले। बिना शाख वाले मतलब विदाउट ब्रांचेस। ऐसे पेड़ भी रहते हैं यहाँ पर जिनकी ब्रांच नहीं होती, शाखाएं नहीं होती, उन पेड़ों को यहाँ पे राजा रानी कहा जाता है, राजा रानी के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है राजा रानी नाम के वृक्ष कहां पर मिलते हैं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। और राजा रानी कैसे वृक्ष रहते हैं? बिना शाखा वाले, उनमें ब्रांचेस नहीं होती। ठीक है, तो राजा रानी वृक्ष कहां मिलते हैं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। एक एक पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। यह देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहां हवाई पट्टी है। देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, समझिएगा, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर क्या हवाई पट्टी है। हवाई पट्टी का मतलब होता है यहाँ पे हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो उतर सकते हैं, हेलीकॉप्टर जाके उतर सकते हैं। तो देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां पर हवाई पट्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां एक पौराणिक श्रवण ताल मंडला जिले में स्थित है। एक ताल है, श्रवण ताल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक शिकारी रहा करता था, प्रसिद्ध शिकारी था, और उस प्रसिद्ध शिकारी की एक स्थली भी बनाई गई है, और जो मतलब एक पर्यटन स्थल है जहाँ लोग बहुत घूमने जाते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। यह एक पौराणिक श्रवण ताल है, कहां पर? मंडला जिले में, जहां एक लपसी नामक प्रसिद्ध शिकारी का स्मारक निर्मित किया गया। लपसी, एक लपसी नामक प्रसिद्ध शिकारी था। यह पीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि लपसी नामक प्रसिद्ध शिकारी का स्मारक निर्मित कहां किया गया है? मंडला में, श्रवणताल के पास में किया गया है, और जो कहां पे आता है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में आता है। वर्ष 1999 में इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब बताइए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। वर्ष 1999 में लपसी नामक प्रसिद्ध शिकारी का जहां पर स्मारक निर्मित किया गया है, उस जगह को 1999 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और यहीं पर पौराणिक श्रवण ताल भी आपको देखने को मिलेगा। पौराणिक श्रवण ताल कहां पर? मंडला जिले में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिलेगा। देखो लिखा है लपसी शिकारी का स्मरण। ये बहुत बढ़िया जगह है, नेचुरल दृष्टि से देखा जाए तो बहुत शानदार जगह है, इसीलिए इसे 1999 में बेस्ट सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ठीक है, याद रखोगे। चलो, और इस राष्ट्रीय उद्यान को हमें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? इसके हर एक फैक्ट को जानना है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जानिए। विश्व बैंक की सहायता से इस उद्यान में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना प्रारंभ की गई है। विश्व बैंक की सहायता से, विश्व बैंक ने पैसा लगाया है कि भैया लगाओ, पैसा लगाओ, बढ़िया शानदार तरीके से इसको बनाओ, जिससे टूरिस्ट बड़े लोग जाने इसके बारे में। तेलंगाना की संस्था है एक LACONES, लैक्नोस की 2019 के अनुसार कान्हा किसली के बाघों के शरीर में मेटाबोलाइट्स नामक केमिकल पाया जाता है, जिसे बाघ बहुत तनाव में रहते हैं। मतलब ये जो संस्था है, तेलंगाना की एक संस्था है लैक्नोक, इसने क्या करा? रिसर्च करी यहाँ के बाघों को लेकर। इसमें इन्होंने एक रिसर्च में पाया कि यहाँ पर क्या मिलता है, इनके बाघों के जो बाघ है ना, इनके शरीर में एक मेटाबोलाइट्स नामक केमिकल पाया जाता है। इसकी वजह से यहाँ के जो शेर है, बाघ है, वो तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। बताओ, अभी तक तो आपने सुना होगा कि भैया कोई इंसान टेंशन में है, आज पहली बार आप सुन रहे हैं कि कोई बाघ भी टेंशन में रहता है।
वो बाघ जो टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, वो किसकी वजह से रहते हैं? केमिकल की वजह से। ऐसे ही हमारे जीवन में, आम जीवन में भी कोई अगर व्यक्ति तनाव में है, उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं, मगर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है, सबकी लाइफ है, देखो सबकी लाइफ डिफरेंट डिफरेंट है, पर जो तनाव होता है उसकी मेन वजह है कि एक ऐसी चीज जो वास्तविक में नहीं है उसके बारे में सोचना, तो तनाव आता है। जैसे फेलियर, जीवन में असफलता और सफलता कोई रियलिटी में नहीं होती कि कोई व्यक्ति सफल है कोई असफल है, ये रियलिटी नहीं है, ये क्या है? काल्पनिक दुनिया है। बोले सर ये काल्पनिक दुनिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा समझाइए। देखिए सफल कौन होता है? सफलता की डेफिनेशन अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग है। 125 जो अरब लोग हैं, 125 करोड़ लोग जो हैं भारत के अंदर, जनसंख्या कितनी है? क्या हर व्यक्ति को भाई सरकारी नौकरी चाहिए? नहीं। हो सकता है आपके जीवन में सरकारी नौकरी लेना सफलता है, किसी व्यक्ति के जीवन में अगर उसे आज शाम का खाना मिल गया वो उसके लिए सफलता होती है, शाम का खाना ही मिल गया वो सफलता है। किसी बच्चों के लिए भाई उसको जिद थी पापा साइकिल दिला दे, उसको साइकिल दिला दी तो वो सफल हो गया। जरूरी थोड़ी कि हर कोई व्यक्ति बिल गेट्स, हर कोई अडानी, हर कोई अंबानी बने तभी सफल होगा। सफलता के मायने अलग अलग हैं, और जब अलग अलग मायने हैं तो हम लोग क्या करते हैं? दूसरे को देखकर कि यार ये बहुत पैसा वाला है, ये सब कुछ है, अलग अलग है, समझ रहा? उसको देखकर हम लोग चिंतित होते रहते हैं, चिंता आती है, तनाव आता है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं हम लोग दूसरों को देखकर। या फेलियर क्या होता है भाई? फेलियर क्या होता है? इंसान, ध्यान रखना, ये मेरी बात छोटी सी बात है, हो सकता है आपको जीवन में काम आए, कभी भी इंसान फेल नहीं होता है, कभी कोई व्यक्ति असफल नहीं होता है। असफल तो एक इवेंट होता है, एक इवेंट, पर्टिकुलर एक इवेंट, घटना। आपने किसी एग्जाम में दिए, आप फेल हो गए, तो आप थोड़ी असफल हुए हैं, आप उस एग्जाम, पर्टिकुलर एग्जाम में असफल हुए। हो सकता है आप जीवन में और कुछ बहुत बड़ा कर लें। घटना जो होती हैं, जो इवेंट होते हैं, वो फेल्यूर होते हैं, इंसान नहीं होता है, ठीक है? इसलिए नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना चाहिए, बहुत शानदार तरीके से पढ़ो। तो जब भी असफलता होगी तो समझना एक पर्टिकुलर इवेंट है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मान लो लाइट चली गई, ठीक है, या मैं पढ़ाते पढ़ाते कोई ऐसा फैक्ट भूल गया, मैंने कुछ बता दिया, तो मैं इससे थोड़ी असफल हो जाऊंगा। ये पढ़ाने का एक लेक्चर थोड़ा असफल हो सकता है, लाइट चली गई तो ये लेक्चर असफल हो जाएगा, पर मैं असफल नहीं होऊंगा, ठीक है? मतलब एक इवेंट जो होता है वो असफल होता है, पर एक प्रोसेस, जो एक जर्नी है, वो कभी असफल नहीं होती, याद रखना। तो अगर असफलता और सफलता के बीच का जो लोचा है ना, वही तनाव लाता है। अपन तनाव पे आ गए ना, तनाव वो क्या है? सफल और असफलता के बीच का जो लोचा है, ये तनाव लाता है। अगर ये टेंशन हो जाए, ये टेंशन हट जाए, देखो टेंशन आपके दिमाग में ही रहती, कोई रियलिटी में नहीं होती टेंशन, दिमाग में। अब जब सफलता का आपको डर ना रहे, ठीक है, सॉरी, असफलता का डर हटा दो, सफलता के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि सफलता आपके हाथ में नहीं है। एक मेरे गुरु ने, बहुत बढ़िया, मैंने मानता हूं, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि अजय, शोहरत और सहारत किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, अर्थात कि आपके हाथ में है कर्म, फल आपके हाथ में नहीं है। फल आपको कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपके हाथ में है ही नहीं, कितना ही प्रयास कर लेना, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है कर्म, तो कर्म पे फोकस करो। आप अभी जो पढ़ाई कर रहे हो तो आपके हाथ में पढ़ना है, आज पढ़ो। आपके हाथ में नहीं है कि आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप सिलेक्शन हो जाओगे या आपका हो जाएगा, है क्या आपके हाथ में? बिल्कुल नहीं। बोले सर कैसे? हो सकता है एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, हो सकता है कि आप एग्जाम सेंटर तक ना पहुंच पाओ, हो सकता है कि आप एग्जाम सेंटर पहुंच जाओ, आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, कुछ भी संभावना है कि नहीं? हो सकता है कि आप इस एग्जाम में मैक्सिमम नंबर लेके आ जाओ, मतलब उससे भी कोई ज्यादा ला सकता है, सीट लिमिटेड है, मतलब रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। जब जो रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं तो उसके बारे में क्या टेंशन लेना, ठीक है? तो रिजल्ट के बारे में कभी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में क्या? पढ़ना, इतने शानदार तरीके से पढ़ना, इतने शानदार तरीके से पढ़ना, हर एक कंसेप्ट, हर एक एस्पेक्ट से पढ़ो, इतना बढ़िया शानदार पढ़ लो जिससे आपकी सफलता की संभावना ज्यादा हो जाए। तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये तनाव से मैंने थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर दिया कि तनाव जीवन में नहीं लेना है। बाघों को भले तनाव हो, क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक केमिकल होता है, मेटाबोलाइट्स नामक केमिकल। ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए इस स्लाइड पे है, ठीक है? तो मेटाबोलाइट्स नामक केमिकल से बाघ जो होते हैं काना किसली के टेंशन में रहते हैं। ये तेलंगाना की एक संस्था है जिसका नाम है लेकॉन्स, उसने बताया, लेकॉन्स ने, ठीक है, याद रखिएगा, 2019 में बताया था। ये इतना सारा डिस्कशन हुआ है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आओ,
तो भैया टेंशन नहीं लेने का है। आइए अब हम लोग दूसरा राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे जो सबसे छोटा है। अभी हम लोगों ने देखा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, अब हम लोग देखेंगे सबसे छोटा, सबसे छुटकू राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है जीवांश राष्ट्रीय उद्यान। जीवांश राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जीवांश में क्या होता है, ठीक है, जीवांश मतलब फजाइल। दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान में 10 लाख साल पुराने सुपारी, सुपारी आपने देखा होगा ना, कुछ लोग खाते हैं सुपारी, खैनी वगैरह, तो वो सुपारी के साक्ष मिले, मछली, इतनी मछलियों की हड्डियां मिली, कई लाख साल पुरानी हड्डियां, बहुत सारे पेड़ मिले, बहुत सारे बीज मिले, उन्हें संरक्षित करके रख दिया गया है। छोटा सा है, छुटकू सा, मतलब एक घर बराबर। मान लो आपके गांव में घर, बड़ा सा घर नहीं होता, इतना बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, छोटा सा राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर बना हुआ, डिंडोरी में। जीवांश राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब यहाँ पे सिर्फ जीवांश को रखा गया है। एक म्यूजियम आप कह सकते हो उसे, बड़ा म्यूजियम, बड़े लेवल का जो म्यूजियम है वो ये है, ठीक है, जीवांश राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, फजाइल नेशनल पार्क। आओ इसके बारे में जानते हैं। और चलिए देखिए, वर्ष 1983 में डिंडोरी के शाहपुर विकासखंड में स्थित एक गांव है, शाहपुर विकासखंड में स्थित एक गांव जिसका नाम है घुघुबा। क्या नाम भैया, घुघुबा। इसीलिए इस राष्ट्रीय उद्यान को घुघुबा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो 1983 में डिंडोरी के शाहपुर विकासखंड में स्थित घुघुबा नामक गांव में मध्य प्रदेश के पहले जीवांश राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुआ। मतलब घुघुबा में पहला जीवांश राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में बनाया गया। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा और भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे दूसरा छोटा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान बताओ। बटन, ये बटन होती है ना, बटन, साउथ बटन, साउथ बटन कहां पर है, अंडमान निकोबार में। साउथ बटन नाम का राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो छोटा है वो कौन सा है, हमारा भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जीवांश राष्ट्रीय उद्यान। और जीवांश राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग क्या जानते हैं, घुघुबा नामक स्थान पर है, इसलिए इसे घुघुबा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। और ये कहां पर है, डिंडोरी में है, और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, देखिए यहाँ पे डायनासोर बना हुआ है और ये बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, राष्ट्रीय जीवांश उद्यान घुघुबा, ठीक है, कहां पर, डिंडोरी। कहां पर था भैया, डिंडोरी में। तो क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, क्या बोलोगे, जीवांश राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर है, डिंडोरी में। ये देखो भाई, आपको अगर इंजीनियरिंग लगाओ, उसमें कैलकुलेशन करो, मैथमेटिक्स, तो 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, मतलब 0.27, इतना ही एक पूरा घर बराबर है, ऐसा बना हुआ है। इसलिए इसकी कुल लंबाई जो है 0.27 वर्ग किलोमीटर ही है, बहुत छोटा है। आप इसका दोनों में मल्टीप्लाई कर लेना तो बहुत छोटा सा है, घर बराबर, बस इतना याद रखो आप। एक म्यूजियम है बड़ा लेवल का। भारत में जीवांश अध्ययन के पिताजी कहा जाता है श्री अशोक साहनी को। ये जो श्री अशोक साहनी, इनका फोटो देखिए, इन्हें कहा जाता है भारत में जीवाश्म अध्ययन के पिताजी। श्री अशोक साहनी इज कॉल्ड द फादर ऑफ फजाइल स्टडी इन इंडिया। इन्होंने बढ़िया बढ़िया जितने भी फजाइल हैं, जितने भी जीवाश्म है ना, उनके बारे में अध्ययन करा, रिसर्च करा, पीएचडी करा है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, भारत में जीवाश्म अध्ययन के पिताजी कहा जाता है। किसे, श्री अशोक साहनी साहब को, याद रखिएगा। फोटो भी लगा दिया जिससे आपको याद जल्दी से रहे इनके बारे में। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय जीवांश उद्यान में पौधे, अब अच्छा मिलेगा क्या है यहाँ पे, देखो कितना बढ़िया एनिमेशन से आपको समझ नहीं आ रहा है। ये देखो सुपारी रखी हुई है, ये पत्ते रखे हुए हैं, ये तरबूज रखा हुआ है, ये मछली है, देखो तरबूज डायरेक्ट मछली के मुंह में जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या मिलेगा आप इस राष्ट्रीय उद्यान में, पौधे, फल, पत्ती, बीज, मछलियां, नारियल एवं सुपारी के जीवांश संरक्षित किए गए। इन सबके जीवांश संरक्षित किए गए जो लगभग 65 लाख वर्ष पुराने हैं भैया। मैं तो 1-2 लाख ही बोल रहा था, 65 लाख वर्ष पुराने जीवांश रखे हुए हैं। किस चीज के, पौधों के, फल के, बीज के, मछली के, नारियल के, सुपारी के, ये देखो इतने जो दिख रहे हैं ना, इन सबके जीवांश रखे गए। यह उद्यान नीलगिरी जीवांश के लिए भी जाना जाता है, जो अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन जीवांश है। यहाँ पर एक जीवांश है जिसका नाम है नीलगिरी जीवांश, ठीक है, नीलगिरी जो है उसका जीवांश रखे गए हैं, जो अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन जीवांश, ठीक है। तो जीवांश राष्ट्रीय उद्यान, कोई बोले जीवांश राष्ट्रीय उद्यान में क्या मिलेगा, कोई डायनासोर वायनासोर नहीं रखे हैं यहाँ पे इन सबके जीवांश रखे हुए हैं।
मछली के, तरबूज के, सुपारी के पत्तों के, इन सब के जीवाश्म रखे, वो भी 65 लाख वर्ष पुराने जीवाश्म रखे हुए हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए इस राष्ट्रीय उद्यान में जीवाश्म में मुख्यतः पाम जीवाश्म व डायनासोर के अंडों के जीवाश्म भी पाए गए। ठीक है, अंडा सॉरी क्या बोल दिया मैंने, डायनासोर के जो अंडे हैं, देखिए जो अंडा रखा है, इस अंडे के जीवाश्म यहां पर पाए गए। ठीक है, डायनासोर नहीं, हड्डी वड्डी नहीं मिली, डायनासोर के अंडों के जीवाश्म पाए गए हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में। पाम मतलब, पाम जीवाश्म मतलब जो पेड़ पौधों के या पत्तियों के बीजों के उसके जीवाश्म मिले हैं, या डायनासोर के अंडों के जीवाश्म भी यहां पे देखने को मिले, ये याद रखिएगा आप। चलिए, अब इस राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख स्थान है घुघुबा, क्योंकि घुघुबा में बना हुआ है, जो कि 6.84 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। इसमें डायफेनेट जीवाश्म भी पाए जाते हैं। डायफेनेट, कैसे फेनेट, सॉरी डायफेनेट नहीं, हाइफेनेट, हाइफेनेट जीवाश्म भी पाए जाते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि इस राष्ट्रीय उद्यान का जो प्रमुख स्थान है घुघुबा है, और कितने देखो 6.5 मतलब करीब करीब 7 एकड़ में पूरा का पूरा फैला हुआ है, विस्तृत है। तथा इसमें हाइफेनेट जीवाश्म मतलब बहुत पुराने जो जीवाश्म है, जैसे मछली, देखो यहाँ पे जो मछली है, इस प्रकार की जो मछली है, हाइफेनेट जो मछली है, देखिए कितनी पुरानी हो गई। इस तरीके के जीवाश्म रखे हुए हैं यहाँ पर, संरक्षित करके रखे हुए। ठीक है, तो ये जो डिंडोरी में जो जगह है उसका नाम क्या है, घुघुबा है, याद रखिएगा। इसीलिए इसे घुघुबा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। सबसे छोटा है भाई, सबसे छोटा है, मात्र 7 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, अब हम एक नए राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। देखिए पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताइए जल्दी से। सर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, सर मंडला और बालाघाट में बना हुआ है, वेरी गुड। कितना है उसका क्षेत्रफल है, सर 940 वर्ग किलोमीटर, वेरी गुड। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि सर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सर जीवास राष्ट्रीय उद्यान डिडोरी में है, सर कितना है 0.27 सर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वेरी गुड। तो ऐसे याद रखना है, सबसे बड़ा भी आपको याद रखना है, सबसे छोटा भी याद रखना है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जितने भी फैक्ट मैंने बताया कि मध्य प्रदेश नहीं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां पे हवाई पट्टी देखी गई, बेगा जनजाति के नाम पर, भैया बेगा जनजाति के नाम पर बेगा मंगलू करके एक सड़क बनाई गई। सबसे ज्यादा बैटरी प्रजाति के, दुर्लभ प्रजाति के यहाँ पर बारहसिंगा पाए जाते हैं, इसलिए इसे कान्हा का गहना कहा जाता है, बारहसिंगा। ठीक है, बंजर और होलो यहाँ पे 2 घाटियां हैं। यहाँ पे बामनी दरार है जहां से सन पॉइंट कहा जाता है, यहाँ पर सनराइज सन सेट दिखाई जाता है। ठीक है, यहाँ पे बंजर और एक और स्वर्णा नदी भी बहती है। तो ये सब फैक्ट आपको याद होना चाहिए बाय हार्ट। जैसा जैसे पूरा कहानी गढ़ी गई वो आपके दिमाग में सेट होगी, तब मजा आएगा। इस तरीके से पढ़े जाओ, आगे पार्ट पीछे सपाट वाला काम नहीं होना चाहिए। पूरी चीज, एक एक चीज जो मैंने बोला है, एक एक वर्ड टू वर्ड आपको याद करना होगा। बस 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, घुमा फिरा के देख लोगे, चीजें याद हो जाएंगी। पर मैं चाहता हूं कि माधव राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने से पहले एक बार क्विक रिवीजन हो जाए, क्योंकि ना पता चले कि अपन ने 2 पढ़ा और फिर आगे पार्ट पीछे सपाट नहीं होगा। एक बार रिवीजन करेंगे जल्दी से, मेरे साथ जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा फटाफट पढ़ेंगे और हो जाएगा। 2 मिनट में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए यहीं से हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखिए फटाफट देखेंगे कि भैया जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है, मंडला और बालाघाट पे 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1879 में इसे वन आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। फिर इसे क्या बनाया गया था, फिर अंग्रेजों का शिकार स्थल था, फिर इसे अभयवन बनाया गया, फिर अभयारण्य बनाया गया, फिर इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। तो राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 1 जून 1955 में से राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसे 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट, पहला मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट में इसे शामिल कर लिया गया था। 940 वर्ग किलोमीटर है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये याद रखिएगा। फिर आगे अगर हम लोग बढ़े, तो हम लोगों ने बात करी थी यहां पर भारत का पहला टाइगर रिजर्व था, जिसे 2017 में अपना शुभांकर घोषित किया, जिसका नाम था भूर सिंह द बारासिंगा, और इसके जो डिजाइनर थे वो रोहन चक्रवर्ती थे, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, एक किताब लिखी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक किताब थी 1963-65 में, एक विशेषज्ञ थे, वन्य जीव विशेषज्ञ थे, इनका नाम था जॉर्ज स्कॉलर ने यहाँ पर जीव संरक्षण के लिए काम किया था। और एक किताब लिखी गई थी, जो लिखी थी किसने, जेम्स फॉर्सिथ ने। जेम्स फॉर्सिथ ने
द हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया नाम की किताब लिखी। इस किताब में जिक्र था जॉर्ज स्कॉलर का। इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे, बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या आपको यहीं देखने को मिलेगी। कानाकिस्ली में बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या है। देखिए यहाँ पे हॉलो और बंजर नाम की दो घाटियां हैं, और ब्राइडर ने अपनी किताब में इस घाटियों का भी जिक्र करा है। और ब्राइडर की जो किताब थी वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया, किताब में इस बंजर घाटी का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे जल्दी से फटाफट। यहाँ स्थित बामनी की दरार है, यहाँ पे सूरज पॉइंट है, और यहाँ सबसे ऊंचा क्षेत्र भी है, और यहाँ पर बंजर और स्वर्णा नदी बहती है, ये हम लोगों ने देखा था। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर बैगा जनजाति को भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन जनजातियों के रूप में जाना जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बैगा मंगलू नामक सड़क बनाई गई, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैगा मंगलू नामक सड़क। और यहाँ पर बैटरी दुर्लभ बारहसिंगा पाया जाता है, इसलिए काना का इसे गहना कहते हैं। बैटरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में शेर, चीतल, जंगली कुत्ते, भैंस, तेंदुआ, नीलगाय, छुटरी, बारहसिंगा, सांबर, ये सब चीजें मिलती हैं, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर इंडियन घोष, सबसे लोकप्रिय जो वृक्ष है इंडियन घोष ट्री, इसे कुल्लू भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। बिल्कुल घोष ट्री यहाँ मिलता है। बिना शाखा वाले वृक्ष मिलते हैं जिन्हें राजा रानी के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हवाई पट्टी है, हवाई पट्टी यहाँ पे देखिएगा। यह एक पौराणिक श्रवण ताल है, और श्रवण ताल पे लपसी नामक प्रसिद्ध शिकारी का एक स्मारक बनाई गई है। 1999 में बेस्ट पुरस्कार मिला था। 1999 बेस्ट पर्यटन पुरस्कार से नवाजा गया था इस जगह को। विश्व बैंक की सहायता से इस उद्यान में क्या बन रहा है, इंटरप्रिटेशन योजना प्रारंभ की गई। और तेलंगाना की एक संस्था जिसका नाम है लाक्नोस की 2019 में इसने रिसर्च करी, पता गया बाघों में मेटाबोलाइट्स नामक केमिकल पाया जाता है जिससे वो तनाव में रहते हैं। चलिए फिर जीवास राष्ट्रीय उद्यान देखा जो डिडोरी में है। ठीक है, वर्ष 1983 में डिडोरी के शाहपुर के विकास खंड में एक घुघुबा नामक क्या है, एक गांव है, वहीं पर पहला जीवास मध्य प्रदेश का पहला जीवास राष्ट्रीय पार्क खोला गया। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा तथा भारत का दूसरा सबसे छोटा है। और भारत का सबसे छोटा कौन सा है, साउथ बटन, जो कहां पर अंडमान निकोबार में है। ये देखिए मात्र 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, या 8 एकड़ में। और भारत में जीवाश्म अध्ययन के पिताजी जो है श्री अशोक साहनी को कहा जाता है, इनका नाम भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान में फल, पत्ते, बीज, मछली, नारियल, तरबूज, सुपारी, ठीक है, कि जो 65 लाख वर्ष पुराने हैं या उद्यान में पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और सबसे प्राचीन जीवाश्म यहीं पर खोजा गया था, नीलगिरी। राष्ट्रीय उद्यान में जीवाश्म में मुख्यतः डायनासोर और अंडों के जीवाश्म पाए जाते हैं। और यहाँ पे हाइफेनेट जीवाश्म पाया जाता है, और ये 6.84 एकड़ में फैला हुआ है। चल, तो इतना हमने फटाफट रिवीजन करा। उम्मीद है कि आपको चीजें समझने आई होंगी। अब हम लोग देखेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहां पर है, शिवपुरी में। कहां पर है, शिवपुरी में। आइए जानिए, ये जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारे स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया जी के नाम पर रखा गया। इसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर पड़ता है, शिवपुरी में पड़ता है। इसके बारे में जानते हैं। चलिए, ये देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान का गेट है, बहुत सुंदर सा। अगर इसकी बात करें, इसकी स्थापना 1958 में हुई। पहले तो कानाकिस्ली की हो गई थी, फिर इसकी। और ये शिवपुरी मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 230 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। वो 940, बहुत बड़ा है, उससे बहुत छोटा है। ठीक है, तो याद रखिए शिवपुरी मध्य प्रदेश में है माधव राष्ट्रीय उद्यान। एरिया भी याद रखिएगा, एरिया एक बार और देख लीजिए, 375.230, 375.230, 2-3 बार बोलो, याद रहेगा। अब देखिए इस राष्ट्रीय उद्यान से एक सड़क जाती है, और इस सड़क का नाम है राष्ट्रीय उद्यान NH46। NH मतलब नेशनल हाईवे 46 यहां से गुजरता है। ठीक है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान से NH3 जो आगरा से मुंबई जाता है, और NH25 जो शिवपुरी झांसी गुजरते हुए जाता है, शिवपुरी से झांसी गुजरते हुए जाता है, NH25। तो NH25, NH3 और NH46 इस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह राष्ट्रीय उद्यान से NH46 गुजरता है, माधव राष्ट्रीय उद्यान से NH3 जो आगरा मुंबई जाता है, और NH25 जो शिवपुरी से झांसी जाता है, ये यहां से गुजरता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत शानदार जगह है, बहुत शानदार झीलें। देखो यहाँ पे मगर दिख रहा है आपको। स्वतंत्रता के पूर्व यह राष्ट्रीय उद्यान सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था। यहाँ पे सिंधिया जो स्वतंत्रता के पहले सिंधिया लोग थे, यहाँ पर शिकार करने जाते थे। इस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी है,
और उस मनिहार नदी पर ही एक सांख्य सागर झील बनी हुई है। देखिए जो झील का फोटो दिख रहा है, ये मनिहार नदी आ रही है और यहाँ पे झील बन गई जिसका नाम है सांख्य सागर झील। ठीक है, बस जादव सागर आदि झीलों का निर्माण कराया गया इन्होंने जेसीबी से, मतलब कृत्रिम झील बनाई। और सांख्य सागर झील में मगरमच्छ की सफारी के लिए प्रसिद्ध है, लोग जाते हैं यहाँ पे मगरमच्छ देखते हैं, बहुत सारी मगरमच्छ आपको देखने को मिलेगी सिंधियाओं के काल में। तो सिंधियाओं का ये क्या था, शिकार स्थल था। जिस प्रकार काना किसली जो था अंग्रेजों का शिकार स्थल था, और उसी प्रकार ये सिंधियाओं राजवंश का क्या था, शिकार स्थल था आजादी के पहले। माधव राष्ट्रीय उद्यान में बरही नदी प्रभावित होती है, कौन सी, बरही नदी प्रभावित होती है। और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, मिश्रित वन पाते हैं, और धावड़ा एवं सलाई के वन भी पाए जाते हैं। यहाँ पे धावड़ा एवं सलाई के वन, जब वन वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे और डिटेल में बताएंगे धावड़ा सलाई वन क्या होते हैं, मिश्रित वन क्या होते हैं, पर्णपाती पर्णपाती वन क्या है, मिक्स फॉरेस्ट। ठीक है, इनकी बात हम लोग करेंगे। तो अभी तो ये जानो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में बरही नदी प्रभावित होती है, और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मतलब शुष्क, जो जल्दी पत्ते झड़ा देते हैं, ऐसे वन पाए जाते हैं, गर्मी में जो वन रहते हैं ना वो। अब तात्या टोपी की समाधि स्थली है भाई दोस्तों, कहा जाता है कि तात्या टोपी को ये इसी जंगल में इनको फांसी चढ़ा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो इसी जगह इनकी समाधि स्थल भी बनाई गई। ठीक है, तात्या टोपी की। तो याद रखिएगा तात्या टोपी की समाधि स्थल कहां पर है, माधव राष्ट्रीय उद्यान ही है। और तात्या टोपी का जन्म 1814 में हुआ, और 1859 में जब 1857 की क्रांति चल रही थी उस समय इनको फांसी चढ़ा दी थी अंग्रेजों के द्वारा। चलिए, इसी जंगल में देखिए यहां पर एक कुंड है जिसे भदैया कुंड कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जीवन में सब कुछ तो चलता रहेगा, सब कुछ तो चलता रहेगा, पर तनाव नहीं होना चाहिए। पति पत्नियों के बीच अगर दूरी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच अगर दूरी बन गई है, तनाव है, मिल नहीं पा रहा है एक दूसरे, बहुत परेशानी में चल रहे हैं, तो एक बार मेरे कहने पर इस कुंड में जाकर नहा लेना। ठीक है, तो अगर आपके बीच में कोई दिक्कत चल रही है, समस्या चल रही है, ब्रेकअप पेचअप पेचअप की कहानी चल रही है, पति पत्नी अगर आप शादीशुदा हो तो आपके घर में लड़ाइयां चल रही हैं, मन मुटाव चल रहा है, तो आप समस्या से जूझ रहे हो, तो भदैया कुंड में जाके नहाना है। और यहाँ नहाने से पति पत्नी के बीच तनाव एवं दूरियां कम हो जाती हैं, ऐसी पौराणिक कहानियां लोग आसपास कहते हैं। तो इसीलिए माधव राष्ट्रीय उद्यान लोग जाते हैं और भदैया कुंड में जरूर नहाते हैं। ठीक है, तो ये भदैया कुंड है, यहाँ पे आप जाके नहाओगे तो आपके अंदर जो तनाव है ना वो दूर हो जाएगा। देख रहे हो, एक जगह बताया जा रहा है कि बाघों में तनाव रहता है, और दूसरे राष्ट्रीय उद्यान से पता चल रहा है कि यहाँ पर तनाव दूर करने की दवा भी है, वो भी क्या, भदैया कुंड में नहाना। तो अच्छी बात है यार, पति पत्नियों के बीच तनाव रहता है तो नहाएंगे दोनों। पहली बात तो जब जंगल में घूमने जाएंगे तो थोड़ा तनाव कम हो जाएगा, घर में रहते रहते हैं तो दिन भर तनाव तनाव की स्थिति रहती रहती है। घूमने जाओ, माधव राष्ट्रीय उद्यान घूमने जाओ, शिवपुरी में जाओ, और जहाँ पर भदैया कुंड में नहाना जरूर है। जाओ कभी माधव राष्ट्रीय उद्यान जाओ तो बोलना भदैया कुंड कहाँ है, वो बताओ, सबसे पहले वहां नहा लें, थोड़ा तनाव मनाव दूर हो जाए, इसके बाद आगे का काम चालू करेंगे। चलिए, यहाँ पर सुरबाया की गढ़ी स्थित है, गढ़ी है, ये शिव मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। गढ़ी देखो यहाँ पर इस तरीके से गढ़ी बनाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिलेगी, जब जाओगे तो देखने को मिलेगी ये। इसे गढ़ी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सुरबाया की गढ़ी। क्या कहा जाता है, सुरबाया की गढ़ी स्थित है, और ये शिव मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो सुरबाया की गढ़ी पूछा जा सकता है किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ सर्वाधिक तेंदुआ पाए जाते हैं भैया, जैसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, बताओ, आप कमेंट करके बताओ, आप मैसेज करो कि भाई क्या सबसे ज्यादा बाघ कहां मिलते हैं। चल, मुझे उम्मीद है कि आपने बता दिया होगा कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो मंडला और बालाघाट में, वहां पर सर्वाधिक बाघ मिलते हैं। ठीक है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक क्या मिलेंगे, तेंदुआ, लेपर्ड मिलते हैं, मोस्ट लेपर्ड इज फाउंड हियर, सर्वाधिक तेंदुआ पाए जाते हैं भैया माधव राष्ट्रीय उद्यान में। चिंकारा, क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए चिंकारा, भारतीय चिकारे, चीतल बड़ी संख्या में, नीलगाय, सांबर, मृग, स्लोथ रिच, तेंदुआ, साधारण लंगूर, विशाल पार, ये सब मिलते हैं। देखो ये सब मिलते हैं यहाँ पर, इनसे नहीं पूछते पर ये मिलते हैं, आप एक बार देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट भैया, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ की पहाड़ियों की चोटी पर एक जॉर्ज कौशल भवन बनाया गया, बहुत शानदार बनाया गया। देखिए यहाँ की पहाड़ियों पर स्थित एक चोटी पर एक भव्य जॉर्ज कौशल भवन स्थित किया गया है। जॉर्ज कौशल भवन का निर्माण जॉर्ज पंचम व मैरी के स्वागत में, भैया एक बार अब सिंधियाओं के शासनकाल में एक जॉर्ज पंचम व मैरी आ रही थी घूमने फिरने, तो सिंधियाओं ने कहा क्यों ना एक महल बनाया जाए जिसमें एक दिन रुकेंगे, और पता चला वो आए नहीं। ठीक है, सिंधियाओं का इतना पैसा लग गया, तो ये जो पूरा भवन बनाया है ना, ये पूरा भवन जो शानदार, देखने में कितना प्यारा लग रहा है, ये बनाया गया था अंग्रेज
जिसका नाम था जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत में 1911 में बनाया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो आए नहीं और भवन बना दिया गया। तो क्या याद रखना आपको, माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। क्या है? जॉर्ज कैसल भवन स्थित है, जो जॉर्ज पंचम व जॉर्ज मैरी के स्वागत में 1911 में सिंधियाओं ने बनवाया था। चलिए अब हम लोग देखेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उमरिया में, जो कहां पर है? उमरिया में। ये देखेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में। तो एक बार याद करो फटाफट फटाफट, देखो मैं चाह रहा हूं कि आप एकदम याद करके रखो, एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहीं से माधव राष्ट्रीय उद्यान को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 1958 में बना, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है, 375.230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दिमाग में रखो 375.230 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, शिवपुरी में है, 1958 में बना था। वापस से देखो NH46, NH3 और NH25 ये तीनों की तीनों सड़कें यहीं से गुजरती है, नेशनल हाईवे हैं, ये गुजरते हैं। और ये स्वतंत्रता के पूर्व सिंधियाओं की कहती शिकार स्थली थी, यहाँ पे मगर मत्स्य सफारी है, मनिहार नदी है, सांगे सागर, जादव सागर, यहाँ पे झील बनाई गई। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान बरही नदी प्रभावित होती है, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित वन, धावड़ा व सलाई के वन भी मिलते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। यहाँ पर तात्या टोपे की समाधि स्थली भी है, ये हमने देखा था। इसके बाद देखिए यहाँ पे भदैया कुंड है, पति पत्नियों के तनाव दूर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे सुरबाया की गढ़ी स्थित है, ये शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चिंगारा, भारतीय चिकारे, चीतल वीतल यहाँ पे बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जॉर्ज कैसल भवन स्थित है, ये जॉर्ज पंचम व मैरी के स्वागत में बनाया गया था। ठीक है, इतना आप लोग फटाफट इसको देख लो। चलिए, तो इतने हमने राष्ट्रीय उद्यान देखिए, और अपन मैं चाह रहा हूं कि अब जो अगला हम लोग राष्ट्रीय उद्यान देखें वो नेक्स्ट लेक्चर में देखें, जिससे आपको चीजें समझ नहीं आए। क्या बांधवगढ़ अभी हम लोग देख लेते हैं, बताइए। चलिए बांधवगढ़ अभी देख लेते हैं, फिर बांधवगढ़ के बाद जो बचे राष्ट्रीय उद्यान होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखें। चलो देख लेते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? उमरिया में है, ये याद रखिएगा। चलिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है विंध्याचल पर्वतमाला के पूर्वी भाग मतलब उमरिया जिले में स्थित है। तो कहां पर है? उमरिया। ये कब बना था? 1968 में। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो ये भी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। ये 1933 से 1934 के समय टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल, 34 नहीं 93, 1993 से लेकर 1994 के बीच में से टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 437 वर्ग किलोमीटर, 437 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? याद रखिएगा, उमरिया में स्थित है। और 1968 में बना था, और 1993 और 94 के बीच में से टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। और 437 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर देखो आपको पहाड़ियां पहाड़ियां नजर आ रही होंगी। तो इस राष्ट्रीय उद्यान की खासियत है इसमें 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और बीचों बीच में यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है चरण गंगा। देखिए चरण गंगा, इसके मध्य में चरण गंगा नदी बहती है, और 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है बांधव राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, या बांधवगढ़ में कितनी पहाड़ियां से घिरा हुआ है? 32, तो 32 याद रखना है। और चरण गंगा नदी यहां पे बहती है, ये भी आपको याद रखना है। और इस राष्ट्रीय उद्यान का जिक्र हमारे शिव पुराण में देखने को मिलता है। शिव पुराण में इस राष्ट्रीय उद्यान की ऐतिहासिक शिव पुराण में भी जिक्र मिलता है। ठीक है, और इस पुराण में क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे भगवान विष्णु की एक प्रतिमा बैठी हुई है, वो आगे हम लोग देखेंगे। और बरसों से बघेल राजाओं की शिकार स्थली रही है, जैसे सिंधियाओं की रही सिंधिया राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, अंग्रेजों की रही कान्हा किसली, ऐसे ही बघेल राजाओं की जो शिकार इस भूमि रही है वो कौन सी रही है? यही बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिए यहाँ पर शिकार कर लिया, मर गया बे। तो पहले शौक हुआ करते थे लोगों के, शिकार पे जाते थे। अभी व्हाट्सएप चलाने के, फेसबुक का शौक है, ऐसे पहले शिकार का शौक हुआ करता था। बाघों का अधिक घनत्व होने के कारण इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। भारत के अंदर अगर हम लोग बात करें सर्वाधिक जो घनत्व मिलता है वो रणथंभौर, मतलब जो कहां पर राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर सबसे ज्यादा घनत्व, डेंसिटी, मतलब समझो अगर बाघ सबसे ज्यादा बाघ कहां मिलते? कान्हा किसली में।
मगर सबसे ज्यादा घनत्व, मतलब एक ही जगह बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे आपको। आपने गए गार्ड्स में घूम रहे जिप्सी में, तो 2 4 10 एक साथ आपको दिख रहा है। घनत्व डेंसिटी जो सबसे ज्यादा है वो कहां पर है? बांधवगढ़ में। तो बाघों की घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर है? बांधवगढ़ में। और बाघों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पे? कानाकिसली में है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की जो तुलना है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की गई है, क्योंकि रणथंभौर में भारत में सर्वाधिक बाघों का घनत्व। जंगली भैंसों की कमी होने के कारण जंगली भैंसों का संरक्षण किया जा रहा है यहाँ पे पहले जंगली भैंसा बहुत हुआ करते थे, तो जंगली भैंसों का संरक्षण। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों की कमी होने के कारण वहां पर जंगली भैंसों का संरक्षण प्रदान किया जा रहा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। को बिन्ना, ये जो भैंस है इसका संरक्षण किया जा रहा है, इसको देख लो आप। ठीक है, बफेलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस राष्ट्रीय उद्यान में प्राचीन काल के महत्वपूर्ण संस्कृत अभिलेख हैं। ये अभिलेख हैं, अभिलेख मतलब एक पत्थर होता है, ठीक है, स्क्रिप्ट होती है। तो संस्कृत रिकॉर्ड, यहाँ पे संस्कृत अभिलेख मिले हैं, संस्कृत में जिनमें कुछ कुछ लिखा हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान में प्राचीन काल में महत्वपूर्ण संस्कृत अभिलेख मिले हैं। इंपॉर्टेंट संस्कृत रिकॉर्ड्स ऑफ एंशियंट टाइम आर आल्सो लोकेटेड इन दिस नेशनल पार्क। यहां राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि बांस की सर्वाधिक प्रजाति किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर है? उमरिया में। इस राष्ट्रीय उद्यान में गौर पुनर्वास योजना चलाई जा रही है तथा इसे हाथियों के निवास स्थान के रूप में भी बनाया जा रहा है। मतलब एक ऐसी जगह इस राष्ट्रीय उद्यान में बढ़िया हाथियों को रहने लायक जगह बनाई जा रही है कि दूसरी जगहों से, दूसरे राष्ट्रीय उद्यान से भी हाथी लाके यहाँ पर बसाए जाए। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में गौर पुनर्वास योजना संचालित की जा रही है तथा इसे हाथियों का निवास स्थान के रूप में भी बनाया जा रहा है कि अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों से भी लाकर यहाँ पे हाथी रखे जाए। इस राष्ट्रीय उद्यान में इसके मध्य में 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला स्थित है। ये देखिए जो किला है, ये जो बना हुआ है, ये 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला बना हुआ है। और इसी किले में यहां पर एक देखिए, यहां पर भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा, भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा आपको नजर आ रही। इसके मध्य में 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का जो किला है, बघेल शासक व्याघ्रदेव ने बनवाया था ये जो किला है, और ये 2000 वर्ष पुराना है। इसके बीचों बीच, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच में स्थित है। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, बंगाल टाइगर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ सफेद शेर, सांबर, भालू, तेंदुआ, हिरण, नीलगाय, चीतल आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे व्हाइट टाइगर, यहाँ पे लिखा है बंगाल व्हाइट टाइगर। हाउ इज द जोश, ये कह रहा है, और सब कह रहा है हाई सर। तो शेर की बात ही अलग होती है। अच्छा, शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, इंटरव्यू में, पीएससी के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? ना शेर हाइट में बड़ा है, ना शेर वजन में बड़ा है, ना शेर जंगल का सबसे चतुर बुद्धिमान व्यक्ति है, एनिमल है, फिर वाई शेर इज किंग ऑफ फॉरेस्ट? ठीक है, तो ये बताइएगा, आप सोचिए, बताइए, मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या क्या रिप्लाई देते हैं कि शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा गया? ना तो वो हाइट में बड़ा, ना वजन में बड़ा, ना वो शक्तिशाली, ना वो चतुर, क्योंकि लोमड़ी सबसे चतुर होती है, वजन में हाथी सबसे बड़ा होता है, लंबाई में जिराफ सबसे बड़ा होता है, फिर शेर ही राजा क्यों? ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में पशुओं की 22 तथा पक्षियों की 250 प्रजाति पाई जाती है। 22 प्रकार के प्रजातियों के पशु मिलते हैं और 250 प्रजाति के यहाँ पे क्या मिलते हैं? पक्षी मिलते हैं। हाथी पर सवार होकर इस या फिर वाहन में बैठकर इन वन्य प्राणियों को आप देख सकते हैं। ये जिप्सी होती है, जिप्सी में बैठ के आप पूरा चक्कर लगा सकते हैं, या हाथी पे बैठ के। तो हाथी पे बैठकर अगर आप चाहते हो किसी राष्ट्रीय उद्यान का चक्कर या भ्रमण लगाना, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ही जाना। वर्ष 2017 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सुंदरी बाघिन को, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य, ये सुंदरी बाघिन है, को उड़ीसा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व से पुनर्वासित किया गया, वहां से लेके आया, इसको पुनर्वासित किया गया। 2018 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से सुंदरी बाघिन को, कौन सी? ये सुंदरी बाघिन है, इसको उड़ीसा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में पुनर्वासित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए आप पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो सिवनी में है, छिंदवाड़ा नागपुर में है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसके बारे में डिस्कशन हम लोग कब करेंगे आप समझ ही गए, और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अति सर्वत वर्जते, इतने सारे 4 राष्ट्रीय उद्यान हम लोगों ने देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में 4 फिर देखेंगे, बाकी छोटे छोटे हैं उनको भी हम लोग, एक हो सकता है 5 या 6 देख लें, पर जितने भी देखेंगे नया
अच्छे से देखें, हर एक चीज, हर एक तथ्य, हर एक फैक्ट जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सब कुछ मैंने कवर करने को देख लिया। आप किसी भी बुक में आप पढ़ोगे तो सब ये सब मिल जाएगा। सभी बुकों का मतलब ऐसा कोई तथ्य नहीं छोड़ा, फैक्ट नहीं छोड़ा जो आपको कहीं भी मिले और यहाँ ना मिल पाए। और जो छूट भी जाती है ना, वो मैं एमसीक्यू क्वेश्चनों के माध्यम से, जैसे कल की क्लास आपने देखी होगी एमसीक्यू की, हमने बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ी जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं करी थी, पर मैंने वहां डिस्कशन कर दिया। तो आप टेंशन न लेना, अगर कोई चीज छूट भी जाती है ना यहाँ पे, तो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चनों के माध्यम से वो कवर कर लेंगे। पर इतना करिए, इतना करिए, दिल से करिए, पढ़ते रहिए, बार बार रिविजन करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और क्वेश्चन लगाइए, फिर टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप एक अलग, मेरा पूरा का पूरा ये जो कोर्स है नॉन टेक्निकल वाला मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के, जब पढ़ोगे ना, पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा यार बाप रे, बहुत ज्यादा हमने मध्य प्रदेश को करीब से जाना। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। पूरा अच्छे से आपने सुना, धैर्यता से सुना, हर चीज आपके अंदर गई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।